और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फोल्ड बैक बनाने के लिए नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो जनादेश में। जनादेश यानी जनता का आदेश। करेंगे आज चुनावी नतीजों के बाद की सियासी हलचल समेत नतीजों से उभरे सवालों पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। एनडीए की बैठक खत्म। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को चुना अपना नेता। सहयोगी दलों ने सौंपा समर्थन पत्र। 8 जून को शपथ ले सकती है नई सरकार। आज इंडी गठबंधन भी बना रही है रणनीति। कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर हो रही है बैठक। अभिषेक बनर्जी, शरद पवार, अखिलेश, तेजस्वी स्टालिन और चंपई सोरेन समेत बाकी सहयोगी भी हो रहे हैं शामिल। 17वीं लोकसभा भंग। अपने मंत्रिपरिषद के साथ पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा। नई सरकार के गठन तक बने रहेंगे कार्यवाहक प्रधानमंत्री। आज राष्ट्रपति भवन में विदाई भोज का भी है आयोजन। महाराष्ट्र में एनडीए के खराब प्रदर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त करने का दिया प्रस्ताव, यानी इस्तीफे का दिया प्रस्ताव। महाराष्ट्र बीजेपी ने ठुकराया, कहा अभी सरकार में है उनकी जरूरत। एकनाथ शिंदे ने भी कहा चुनाव की जो हार है वो सामूहिक जिम्मेदारी। आंध्र प्रदेश में 9 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे चंद्रबाबू नायडू। ओडिशा में भी बनेगी बीजेपी की सरकार। चुनाव में हार के बाद नवीन पटनायक ने राज्यपाल को सौंपा मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। तो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने तीसरी बार बहुमत हासिल कर लिया है। नतीजों के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। इस बीच आज एनडीए की अहम बैठक हुई जिसमें गठबंधन के अलग अलग नेता और सभी प्रमुख नेता मौजूद रहे। आज की बैठक में कि आज ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जा सकता है, ऐसा सूत्रों के मुताबिक खबर आ रही है। और पीएम आवास पर हुई एनडीए की इस अहम महत्वपूर्ण बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया गया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, राजीव रंजन, संजय झा, एकनाथ शिंदे, जीतन राम मांझी, पवन कल्याण, अनुप्रिया पटेल, प्रफुल्ल पटेल, चिराग पासवान, एचडी कुमारस्वामी, प्रमोद बोरो, अतुल बोरो, सुनील तटकरे, इंद्र सुब्बा, सुदेश महतो और जयंत चौधरी मौजूद रहे। ये सभी वो नाम हैं जो एनडीए के घटक हैं, महत्वपूर्ण चेहरे हैं। इस दौरान गठबंधन के सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर विश्वास जताते हुए उन्हें सर्वसम्मति से एनडीए का नेता चुना। बैठक में प्रस्ताव पारित कर कहा गया कि मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार भारत के गरीब, महिला, युवा, किसान और शोषित, वंचित और पीड़ित नागरिकों की सेवा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारत की विरासत को संरक्षित कर देश के सर्वांगीण विकास हेतु एनडीए सरकार भारत के जन जन के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करती रहेगी। तो बैठक से पहले एनडीए में शामिल अलग अलग दलों के सदस्यों ने पीएम मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर एनडीए सरकार बनाने की बात कही। आइए सुनते हैं इन्होंने क्या कुछ कहा। जेडीयू की तरफ से वो पत्र भी दिया जाएगा जिसमें
एनडीए की भी सपोर्ट है, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की भी सपोर्ट है। बीजेपी को समर्थन देने वाले एनडीए के जितने पार्टनर्स हैं वो मिलाकर बहुमत हो रहा है, मेजॉरिटी हो रही है। दिल्ली में कई गतिविधियां हो रही है और बातचीत के अंत में सरकार तो होनी है दिल्ली में। भाजपा और एनडीए की सरकार दिल्ली में होना लगभग तय है। अगर सीट नहीं मिली है तो 292 सीट आया कैसे? कहने का मतलब है कि वो लोग अपने गिरवां में झांकें कि जो आपस में लड़ रहे हैं कि नेता कौन होगा, बाराती का दूल्हा कौन होगा, इसके लिए वो पहले सोच लें। नरेंद्र मोदी जी और एनडीए के बारे में न सोचें तो अच्छा होगा। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए का हर एक घटक दल मजबूती से हम लोग सरकार बनाएंगे। सरकार बनाने के लिए 272 की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास अभी 292 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे पास है। तो यहाँ एनडीए को सरकार बनाने का पूरा अधिकार है और सभी साथी जो एनडीए के हैं कोई इधर उधर जाएगा नहीं। अफवाहें फैलाई जा रही है। तो इससे पहले आज दिन भर सियासी हलचल जारी रही है। चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मंत्रिपरिषद के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं और इसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया। ये एक लोकतंत्र का रिवाज होता है और राष्ट्रपति ने पीएम और उनके मंत्रिपरिषद से नई सरकार के गठन तक कार्यभार संभालने रखने के लिए निवेदन किया है। हम आपको बता दें कि जब लोकसभा का कार्यकाल पूरा होता है तो इसी तरह से इस्तीफा सौंपते हैं और ये एक परंपरा रही है भारतीय लोकतंत्र की। और अब राष्ट्रपति आज शाम सभी कैबिनेट सदस्यों को, जो वर्तमान कैबिनेट सदस्य हैं मोदी सरकार की वर्तमान कैबिनेट के, उनको विदाई भोज देगी। और लोकसभा चुनावों की मतगणना में हम आपको बता दें कि बीजेपी 240 सीटों पर जीती है, सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं कांग्रेस ने 99 सीट पर जीत हासिल की है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी के खाते में 37 सीटें आई हैं और 29 सीट के साथ टीएमसी चौथे नंबर पर पार्टी रही है। और बहुमत के आंकड़े को देखा जाए तो एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला है। और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ है, जो आज दोपहर उन्होंने मुलाकात की है। राष्ट्रपति से मिलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीत के बाद पीएम मोदी की यह पहली मुलाकात है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने उन्हें गुलदस्ता पेश किया जिसमें 3 कमल के फूल भी थे। प्रधानमंत्री के लगातार तीसरे कार्यकाल का ये कमल के जो 3 फूल थे वो तीसरे कार्यकाल का प्रतीक थे। इस मुलाकात के दौरान पीएम को चिड़वा का पेड़ा और मेरठ का गुड़ भी परोसा गया। तो ये तो थी सत्ता पक्ष की जो हलचल है, लेकिन विपक्ष के खेमे में भी आज खासी हलचलें देखने को मिली हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडी गठबंधन के नेताओं की एक अहम बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर जारी है। इस बैठक में कांग्रेस के अलावा, जिसने 100 सीटें जीती हैं, उसके अलावा एनसीपी शरद पवार गुट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, डीएमके समाजवादी पार्टी, टीएमसी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य घटक दल जो इंडिया अलायंस के हैं उसके अहम नेता मौजूद हैं। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन आगे की रणनीति पर मंथन कर रहा है। ये बैठक अभी शुरू हो चुकी है और ये बैठक अभी काफी देर तक, या कुछ कह सकते हैं कि अगले 1 घंटे तक जारी रह सकती है। इस बैठक से पहले इंडी गठबंधन के नेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ईडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। हमारी सरकार प्रयासरत तो हम लोग रहेंगे। उसमें देखिए प्रयासरत लोगों को रहना चाहिए, क्यों नहीं रहना चाहिए। ये जरूरी है अपना गठबंधन के बीच में बात करने का। अब नीतीश कुमार जो चंद्रबाबू बाबू तो सबके हैं, वो तो सबके है ना। हमारे पास अभी भी 250 का आंकड़ा है हमारा खुद का।
तो ये जो दिन भर की हलचलें हैं, एक तरफ एनडीए की बैठक हुई है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है। ये पूरी सियासी हलचल के मायने क्या हैं, किस किस जो गठबंधन है उनके किसकी क्या रणनीति है, समझने के लिए आइए चलते हैं राजेश राज के पास, जो विजय चौक से हैं और इन्होंने पूरी एनडीए की बैठक पर नजर रखी है। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं कुमार आलोक, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जहां पर इस वक्त बैठक चल रही है इंडिया अलायंस की। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अवधेश जी। अवधेश जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। राजेश, इंडिया अलायंस की बैठक पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब जब एनडीए की बैठक हो गई है, समर्थन का पत्र जो है मिल गया है, खासकर नज़र जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर थी, दोनों ने अपना समर्थन पत्र दे दिया है, पीएम मोदी को एनडीए ने अपना नेता चुन लिया है। अब जो सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है वो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल के लिए, अपनी तीसरी सरकार के लिए दावा ठोकने के लिए राष्ट्रपति के पास कब जाएंगे? देखिए प्रखर, बिल्कुल आपने सही कहा कि सुबह कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में जो है लोकसभा भंग करने की पेशकश की गई। फिर राष्ट्रपति के यहाँ प्रधानमंत्री गए, उन्होंने जाकर के अपना इस्तीफा सौंपा और फिर एनडीए के घटक दलों के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें 21 नेता जो हैं वो शामिल हुए और तमाम घटक दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त की, समर्थन पत्र उन्हें दिया गया और कहीं ना कहीं उन्हें एनडीए संसदीय दल का, हम कह सकते हैं कि एनडीए का नेता उनको चुन लिया गया है। संसदीय दल की बैठक जो है, एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी 7 जून को पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में ये उम्मीद की जा रही है कि तमाम जो नए चुनकर आए हुए सांसद हैं वो प्रधानमंत्री को संसदीय दल का नेता चुनेंगे। और जो खबरें अब आ रही हैं कि प्रधानमंत्री उसी दिन 7 तारीख को अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राष्ट्रपति के यहाँ जा सकते हैं और जाकर उन राष्ट्रपति के यहाँ वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे और उसके बाद उनको आमंत्रण मिलेगा और फिर जो नई सरकार के गठन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। आज 8 बजे राष्ट्रपति के यहाँ डिनर का आयोजन किया गया है, जिसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के तमाम जो सदस्य हैं। एक सवाल यहाँ पे मेरा राजेश आपके साथ है, राजेश, क्योंकि आप बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि 7 जून को प्रधानमंत्री जो है वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राष्ट्रपति के सामने। तो जो चर्चा थी कि आज ही ये काम हो जाएगा, इसको टालने की वजह आप क्या देखते हैं? क्योंकि जब दोनों तरफ से जब कोशिशें चल रही हैं तो ऐसे में ये 2 दिन का समय एक्स्ट्रा लेने का कुछ क्या आप वजह देखते हैं? देखिए, जो आधिकारिक रूप से जानकारी अभी तक ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है कि आखिर किन वजहों से ऐसा हुआ, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा था, ये तमाम मीडिया के कयास थे कि समर्थन पत्र जब एनडीए के तमाम घटक दलों ने प्रधानमंत्री को सौंप दिया है तो शायद वो अपना समर्थन पत्र लेकर राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए प्रधानमंत्री को जाने की जरूरत नहीं है, उनके दल के जो नेता हैं वो समर्थन पत्र उन्हें सौंप सकते हैं आज। लेकिन अब जो खबरें मिल रही हैं कि 7 जून को चूंकि संसदीय दल के जब वो नेता चुने जाएंगे उसके बाद बकायदा ये उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार बनाने का राजेश, आपने जो कहा वो स्पष्ट हो गई, उससे जो एक असमंजस था वो स्पष्ट हो गया है। हमारे साथ आर्येंद्र भी मौजूद हैं, जो इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर मौजूद है। वहां पर बैठक चल रही है इंडिया अलायंस के नेताओं की। आर्येंद्र, मैं जानना चाहता हूँ कि इस वक्त बैठक में क्या चल रहा है और क्या बाहर अभी तक निकल कर आया है? क्या इंडिया अलायंस एक बार फिर सरकार बनाने की कोशिश की तैयारी में है या फिर एक तरह से हथियार डाल दिए हैं? प्रखर, यही जो सवाल आपने किया, यही सवाल का जवाब अंदर मेरे पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे का जो आवास है 10 राजाजी मार्ग दिल्ली में, वहां पे उस पर मंथन चल रहा है। उसी का जवाब खोजा जा रहा है कि क्या इंडिया अलायंस सरकार बनाने के लिए प्रयास करेगा, इसको लेकर वो अधिकृत तौर पर आगे बढ़ने वाले हैं या नहीं, क्योंकि नंबर्स उनकी कहीं मदद नहीं करते हैं। जहां तक अधिकृत तौर पर बात की जाए तो लगभग 6:15 बजे के आसपास में बैठक शुरू हुई। हालांकि 6 बजे से नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया था। 27 दलों के नेता इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठे हुए। कांग्रेस के टॉप लीडरशिप, जिसमें खड़गे जी खुद हैं, उसके अलावा सोनिया गांधी और राहुल गांधी और तमाम बड़े नेता हैं इसमें मौजूद हैं। मंथन इसी बात को लेकर हो रहा है कि क्या इंडिया अलायंस इस दिशा में आगे बढ़ेगा या नहीं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी कुमार आलोक भी हैं, जो लगातार इंडिया अलायंस और कांग्रेस को कवर करते हैं। कुमार, किस तरीके से आपको लगता है कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने की कवायद को लेकर आपको सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं, इस पर क्या मंथन चल रहा है?
देखिए, शरद पवार का जो सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, वहाँ पर शरद पवार ने कहा है कि आज ये फैसला हो जाएगा मीटिंग में कि हम सरकार बनाने की ओर अग्रसर होंगे या हम ओपोजिशन में बैठना स्वीकार करेंगे। तो शरद पवार बड़े ही माहिर खिलाड़ी है, राजनीति के बहुत ही पुराने खिलाड़ी रहे हैं, तो उनका स्टेटमेंट जो है वो अपने आप में मायने रखता है। तो अब मीटिंग लगभग खत्म होने वाली है। सारे मीडिया कर्मी भी आप देख रहे हैं कि एक्सट्रैक्ट हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि अब कुछ ही देर में, यानी कि 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर में हम ये बता सकेंगे, पब्लिक को, अपने दर्शकों को बता सकेंगे कि आखिरकार INDA गठबंधन ने क्या फैसला लिया। क्या वो सत्ता के होड़ में बने रहने के लिए प्रयास करेंगे या वो विथड्रॉ करेंगे और ऑपोजिशन में रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि गहमा गहमी शुरू हो गई और लगभग 1 घंटे का वक्त, 7:15 हो गया, 1 घंटे का वक्त हो गया इस मंथन को करते हुए। अब 1 घंटे के बाद में इस गहमा गहमी का संकेत ये है कि संभवतः ये बैठक खत्म होने को है और उसके बाद यहाँ पे तमाम नेता आएंगे और अपनी बात रखेंगे और अधिकृत तौर पर नतीजों के बाद में इंडिया अलायंस किस प्रकार के कदम को आगे बढ़ाने वाला है, क्या वो एकजुटता देकर सरकार के लिए प्रयास करेंगे या फिर वो विपक्ष का जो एक मजबूत गठबंधन के तौर पे है उस दिशा में ही रहने के लिए तत्पर है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है आरेंद्र, गहमा गहमी जो आरेंद्र कुमार आलोक ने जो एक बात कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि अब बस 5 या 10 मिनट में ये साफ हो जाएगा कि इंडिया अलायंस सरकार बनाने की दौड़ में है या नहीं है। तो फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अपने संवाददाताओं के साथ साथ अपने राजनीतिक विश्लेषकों से भी दिन भर की चर्चा, दिन भर की जो सियासी हलचल है उस पर चर्चा जारी रखेंगे। तो फिलहाल जनादेश में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल, बेमिसाल, MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। ब्रेक के बाद जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। और लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट जारी हो गया है, लेकिन इस बार ईवीएम जो मशीन है और उससे जो उसको संचालित करने वाला चुनाव आयोग है वो काफ़ी खुश है, क्योंकि ईवीएम पर अब तक किसी भी नेता ने हार का ठीकरा नहीं फोड़ा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि किसी भी चुनाव में हारने वाला अब भविष्य में ईवीएम पर कम से कम दोष नहीं मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव नतीजों की खास बात ये भी रही कि ईवीएम पर किसी ने अब तक हार का ठिकरा नहीं फोड़ा है। ईवीएम बनाने वाले भी आज चैन की सांस ले रहे होंगे, क्योंकि कोई उन्हें नहीं कोस रहा। लोकसभा चुनाव में एक तरफा नतीजे नहीं आने से हालात बदले तो आरोप लगाने वाले भी इसी ईवीएम से निकले परिणाम का जश्न मनाने लगे और इसे जनता और लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि अचानक से लोकतंत्र वापस आ गया है, चुनाव आयोग ठीक से काम कर रहा है और ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। जो जगह में हम जीता उसमें हम जनता को कहेंगे दे आर द मैन ऑफ द मैच। ए जय, ए विक्ट्री इंडिया का है, ए विक्ट्री हमारा देश का है, ए विक्ट्री हमारा माँ बहन का है, ए विक्ट्री हमारा किसान का है।
हालांकि चुनाव आयोग ने हमेशा ही ईवीएम को लेकर स्पष्ट कहा है कि इसमें किसी तरह की छेड़छाड़ मुमकिन नहीं। इसी साल 16 मार्च को आम चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने स्पष्ट कहा था कि ईवीएम 100% सुरक्षित है। ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठाने वालों को उन्होंने शायराना अंदाज में जवाब भी दिया था। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। अब चुनाव नतीजों के बाद अचानक से ईवीएम हैक होने की चर्चा ही बंद हो गई। अब चर्चा है जनता के नाराज होने की, नैरेटिव है लोकतंत्र के जीत की। मतगणना की प्रक्रिया में देरी के आरोप भी लगे। हालांकि इन सब में कहीं ईवीएम का नाम नहीं लिया गया। आरोप ईवीएम की जगह डीएम पर शिफ्ट होता नजर आया। लेकिन मतगणना से ठीक एक दिन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने राजनीतिक पार्टियों के आरोपों पर शायराना अंदाज में पलटवार किया। आजकल इल्जामातों का दौर बुलंद है, तलखियों का बाजार गर्म है। पंच को पहले ही घेर लो, यानी पेशबंदी। जो एम्पायर है उसको पकड़ लो पहले से, पेशबंदी कर लो जिससे वो बोल ही ना पाए। पंच को पहले ही घेर लो यानी पेशबंदी। मंजूर है इल्जाम लगाओ हम पर, शर्त इतनी कि साथ में सबूत भी हो। सच्चाई यही है कि लोकतंत्र में लोगों के हाथ में ही तंत्र की चाबी होती है। लेकिन ईवीएम पर आरोप लगाकर विपक्षी दल अपनी हार का आकलन ही नहीं करते थे। चुनाव दर चुनाव यही स्थिति बनती रही। 2014 के बाद भी कई राज्यों में विपक्ष को जीत मिली, लेकिन हर हार के बाद ईवीएम को जिम्मेदार बताने की कवायद शुरू हो जाती थी। ऐसे में यह सुखद संयोग है कि देश के सबसे बड़े चुनाव में ईवीएम पर कोई सवाल नहीं उठ रहा है। लोकसभा चुनाव नतीजों ने ईवीएम को भी मुस्कुराने का मौका दे दिया है। ईवीएम की विश्वसनीयता फिर से बरकरार हो गई है और उम्मीद की जानी चाहिए कि किसी भी चुनाव में हारने वाला अब ईवीएम पर दोष नहीं मढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो चलिए, कम से कम ईवीएम को लेकर जो झंझट मचा हुआ था, ईवीएम को लेकर जो विवाद था, तो कम से कम वो सुलझता हुआ अब लग रहा है कि कम से कम 2024 के इस चुनाव पर तो इस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन भविष्य का कौन जान सकता है, राजनीति है और जब हारेंगे तो ईवीएम, जीते तो हम। तो फिलहाल चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवधेश जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी। अनिल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले ये खबरें आ रही थी कि जो आज दावा बनाना है, जो सरकार एनडीए सरकार का जो दावा बनाने का पेशकश है, वो आज राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री मोदी आज ही सौंप सकते हैं। लेकिन हमारे रिपोर्टर राजेश ने कंफर्म किया है कि ऐसे सूत्रों के माध्यम से उन्होंने बताया कि ये 7 तारीख को वो दावा पेश करेंगे। तो क्या आपको आपने बहुत लंबे समय तक भारतीय राजनीति को देखा है, जब ऐसा समय है, जब गठबंधन की सरकार का दौर आया है, तो ये जो 2 दिन का समय देना, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? इसके पीछे का कोई रणनीति है या निश्चिंत है प्रधानमंत्री मोदी की किसी भी जो पोचिंग की कोशिश विपक्ष द्वारा की जा रही है वो सफल नहीं होगी? आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे इसमें किसी तरह की आशंका नहीं लगती। देखिए, एक संसदीय प्रक्रिया है। पहले भाजपा संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें भाजपा की तरफ से, क्योंकि नया चुनाव होकर आया है तो सारे सांसद, तरीका ये है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों का पहले आप नेता चुने जाएंगे, फिर उसके बाद बहुमत एनडीए का है तो एनडीए के संसदीय दल के आप नेता चुने जाएंगे। सिर्फ नेताओं के पत्र देने से वो सरकार बनाने का दावा तो कर सकते हैं, पर दावा करने की आवश्यकता क्या है? वो तो सीधा फिर अगर वो संसदीय दल के नेता चुनकर जाएंगे तो राष्ट्रपति जी उनको हाथों हाथ निमंत्रण देंगे कि बताइए आपको कब शपथ लेनी है। तो प्रक्रिया, चूंकि भले आपके 400 भी सांसद हों, आपके 350 भी हों, तब भी एक प्रक्रिया है कि संसदीय दल आपको नेता चुनेगा और उसके बाद ही जाकर के चाहे आपकी पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रपति को चिट्ठी दें चाहे आप दें। तो ये इसमें कोई मुझे ऊहा-पोह की बात नहीं है। मुख्य बात यह कि एनडीए के जो बड़े दल हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हैं चाहे चंद्रबाबू नायडू हैं, वो आए हैं, बैठक में भाग लिया है सभी दलों ने, और सबने कहा है एक राय से कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं। और 2 चीजें आप समझ लीजिए, ये कोई पोस्ट पोल अलायंस नहीं है, ये प्री पोल अलायंस है, और प्री पोल अलायंस पर हम सवाल नहीं उठा सकते। सब लोगों ने मिलकर चुनाव के दौरान भी एनडीए ने अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को घोषित किया था।
उसके आधार पर ही चुनाव लड़ा। तो अब कोई ये नहीं कह सकता कि ये अलग बात है कि कोई एनडीए से अपने को अलग करने की बात करे तो बात अलग है, अदरवाइज वो एनडीए के एक तरह से घोषित नेता हैं, उनके नाम पर जनादेश लिया गया है और माना जाएगा कि एनडीए की जो सीट आई है वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के नाम पर आई है। तो इस पर कोई शंका, आशंका, अटकल और किसी तरह की चुगलबाजी, आशंकाएं जताने का प्रश्न ही नहीं। ठीक है, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की अनिल जी, आपने कहा कि ये प्री पोल अलायंस है। तो अवधेश जी मैं यही जानना चाहूंगा कि जो पूरा कांग्रेस का जो पूरा कैंपेन था और विपक्ष का जो पूरा कैंपेन था एनडीए गठबंधन का, वो ये था कि संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और जब लोग चुनाव में आप पीछे रह गए, आपका गठबंधन जो है बहुमत हासिल नहीं कर पाया, तो आपने पोचिंग शुरू कर दी, पॉलिटिकल पोचिंग शुरू कर दी कि जो प्री पोल अलायंस है उसको तोड़ने के लिए जो है आपने प्रलोभन देना शुरू कर दिया कि आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। हालांकि कंफर्म खबरें नहीं, लेकिन ऐसा कहा गया। तो ये संविधान और लोकतंत्र का माहौल उड़ाना नहीं है अवधेश जी? इसका फैसला तो देश को करना चाहिए कि एक गठबंधन, देखिए हम लोग कल से चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कसौटी पर सफल नहीं रही है जितना उसको होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कसौटी ये थी कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनको अपना भी बहुमत मिलेगा और एनडीए को मिलेगा जबरदस्त, वो नहीं हुआ है। तो वो एक पक्ष आता है, लेकिन इस समय बहुमत जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास है और देश के सारे विरोधी लोगों ने, केवल पॉलिटिकल विरोधी नहीं, जो राजनीतिक दल से परे भी हैं, देश और दुनिया में एनजीओ चलाते हैं, बड़े बड़े मानवाधिकार वो चलाते हैं, सेफोलॉजिस्ट हैं, मीडिया में, सोशल मीडिया में सबने पूरी शक्ति लगाई। लेकिन आप इतने दुष्प्रचार के बाद लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, पिछड़ा विरोधी है, इसके बावजूद अगर ये वातावरण नहीं बनाए कि आपको बहुमत मिले और लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंक दे, तो उनके लिए भी चिंता और आत्ममंथन का विषय होना चाहिए कि आप 2014 से नैरेटिव चला रहे हैं, 2019 में चलाएं, अभी भी चलाए हैं। दूसरी बात आती है कि इस समय देखिए सरकार बनती है प्रखर जी संख्या बल पर। पहली बात तो मैं पहले उस चर्चा करूं, लेकिन मान लीजिए टीडीपी भी इस समय उठ के चले आए, नीतीश कुमार भी उठ के चले आए, तो मुश्किल हो जाएगी। तो 16 नहीं सुनिए ना, 16, 12, 28 भी चला आता है, तब भी उधर संख्या नहीं होती है, तब भी 262 सीटें होती है। इस समय अन्य को तो अन्य जो बच गए हैं दोनों तरफ नहीं, उनमें से कुछ वो जो आप देख रहे हैं अन्य को जो कह रहे हैं उसमें भी उनके साथ आने वाले हनुमान बेनीवाल तो पहले ही से घोषित है। आपको ये क्या वो पूर्णिया वाला पहले से घोषित है। ये जो ये अन्य हम लोग भी देख रहे हैं ना, ऐसे संभव इस समय की परिस्थिति में देखिए, मैं आपको थोड़ा सा अपडेट 6 महीने बाद क्या होगा मैं नहीं जानता हूं। इस समय की परिस्थिति में थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा। रोकने की वजह यह है कि अभी हमें जनादेश में लेना है एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भी ये चुनावी चर्चा जारी रहेगी। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल जो हर दिल करे कबूल। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर जनादेश में आपका स्वागत है, और हम बात कर रहे हैं आज जनादेश में जो राजनीतिक हलचल हो रही है। कल नतीजे आ चुके हैं, नतीजों के बाद अब क्या जोड़ तोड़, मिलना जुलना, बैठकों का दौर जो चल रहा है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, तो अवधेश जी आप जो कह रहे थे ब्रेक से पहले, वो जी 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 बिल्कुल। अभी तोड़ की कोशिश जो हो रही है वो सामने है। अच्छा, एनडीए की तरफ से कोई तोड़ की कोशिश हो ये नहीं है। बिल्कुल। जिस 17 लोगों की आप बात कर रहे हैं उस 17 में से सब चिन्हित हैं, लेकिन उसमें से किसी का कोई बयान आया हो तो अभी तक बता दीजिए कि हम कहां जा रहे हैं। तीन हर आप देखिए, अगर टीडीपी ने बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया, जीत के आए हैं। सुनिए चंद्रबाबू नायडू जब भी गए हैं तो घोषित करके गए हैं। वो अगर मतलब अटल जी का साथ भी छोड़े थे तो उसमें घोषणा थी। आज सबसे पहले अटल जी की सरकार बनाने वाले वही थे 1998 में। उन्होंने कहा कि भाई हम तो उनके साथ हैं, और सरकार गठित हो गई थी। वो इस प्रकार से काम नहीं करते हैं। वो डिसेंट, व्यवहार में बहुत डिसेंट व्यक्ति हैं। उनकी पॉलिटिक्स है, उनको मालूम है कि इस बार जो उनको भारतीय जनता पार्टी को भले आंध्र प्रदेश में अपना जनाधार नहीं था, लेकिन उनको मालूम था कि नरेंद्र मोदी के नाम पर हमको यहाँ वोट मिलने वाला है। और एनडीए सुनिए,
अगर बिहार में एनडीए कमजोर हो गया होता, भारतीय जनता पार्टी ज्यादा कमजोर होती और इनको सीटें कांग्रेस और राजद को आ गई तो कुछ नीतीश कुमार सोचते भी। इस समय तो उनको मालूम है कि हम कहां जाके जीते हैं, तो परिस्थिति नहीं। लेकिन शर्म का विषय यह है कि जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं, जो दूसरे पर क्या लोटस ऑपरेशन की बात करें, वो कल से कर क्या रहे हैं कि हमारे लिए दरवाजे खुले हैं, वो आ जाएं, तो वो जहाज में चल रहे हैं तो उसकी फोटो जो है, नीतीश कुमार ने तो फोटो खिंचवा के भेजा नहीं है, वो कर रहे हैं। ये कैसा वातावरण बना रहे हैं। और देश के जो लोग मतदान करते हैं, देश के मतदाताओं को भी ये सोचना चाहिए कि ये देश में हो क्या रहा है। बीजेपी को बहुमत नहीं मिल रहा है, एनडीए को बहुत नहीं मिल रहा है क्या? कोई कह रहा है हंग पार्लियामेंट नहीं है। और अनिल बंसल जी ने कहा आराम से कि अब तो चूंकि पहले का प्रीपोल अलायंस है, दावा करने की भी बहुत आवश्यकता इसमें नहीं है। राष्ट्रपति को स्वयं बुलाना चाहिए कि आप आइए सरकार बनाइए। वो एक पूरी प्रक्रिया का पालन होगा। मैं एक बार चलना चाहूंगा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर के बाहर, जहां पे हमारे सहयोगी आर्येंद्र मौजूद हैं। आर्येंद्र, मैं जानना चाहूंगा कि अभी जो चर्चा चल रही थी, आपने भी सुनी होगी, आप अगर सुबह से पूरा घटनाक्रम को आप जो पूरे करीब से नजर रख रहे हैं, जो पोचिंग की कोशिश हुई है, जिस तरह के बयान जो अब तक नीतीश कुमार के लिए जो चुनावों के अंदर जिस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, अब अचानक जो उनके बारे में जो अच्छे बयान कांग्रेस के खेमे और इंडिया अलायंस के खेमे से आने लगे हैं, तो उस कोशिशों पर थोड़ा सा मैं आप जानना चाहूंगा कि वो कोशिशों पर क्या अंदर भी चर्चा हो रही होगी, क्या कयास है? बिल्कुल, जो जानकारी है वो यही है कि इस सवाल का जवाब खोजने का ही मंथन लगभग बीते सवा घंटे से चल रहा है। और जो उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं, उनके जो ओपनिंग रिमार्क्स आए हैं, उसमें उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ये कि साहब, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार है क्योंकि उनको उनके मुताबिक जन समर्थन नहीं मिला। दूसरा, उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस के जो तमाम समर्थक दल हैं, उन्होंने जिन मुद्दों पर संविधान, आरक्षण, तमाम मसलों को लेकर जिस प्रकार से मिलकर लड़ाई लड़ी, वो एक बहुत अच्छे नतीजों तक तब्दील हुई है। और जो इसके बाद सूत्रों से जो जानकारी मिल रही वो यही कि आखिर इस बैठक में ही ये तय होना है कि सरकार बनाने के सवाल पर क्या ये मालूम पड़ पाया है कि कौन से घटक दल जो हैं वो सरकार बनाने की कोशिश के पक्ष में हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इंतजार किया जाए, एक बार फिर संघर्ष किया जाए। ये कुछ खेमेबंदी जो अलग अलग हो रही होगी, क्या उसको लेकर कोई खबर है आपके पास? जी, हमारे साथ आलोक है, हमारे सहयोगी आलोक कुमार। प्रखर का सवाल ये है कि इंडिया अलायंस में 27 दल हैं, कौन से दल सरकार बनाने के पक्ष में है या कौन से चाहते हैं कि नहीं, हमें विपक्ष में बैठना चाहिए? इसको लेकर कोई सूत्रों से जानकारी? मंथन वहां पर चल रहा है, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि ज़्यादातर दल जो हैं, जो सीटें जीत करके भी आए हैं और जो कम सीटें जीत करके आए हैं, तो उनका ये कहना है कि जो हमारे पास अगर मैंडेट नहीं है और हम मैंडेट के आसपास करीब पहुंच भी नहीं रहे हैं और वैसा कोई समर्थन या सहयोग उन दलों से अब तक आश्वासन नहीं मिला है जिससे कि हम सरकार बनाने की ओर बढ़ सके आगे, तो उसमें से अगर हम कहें 50% जो दल है वो अपोजिशन में बैठने की ही बात कर रहे हैं। लेकिन ये सूत्रों की बात है। अगर जब मीटिंग अभी हम समझते हैं 10 मिनट के अंदर मीटिंग खत्म हो जाएगी और मीटिंग खत्म होने के बाद ये एकदम तय हो जाएगा कि ये INDI गठबंधन आगे का जो उनका रास्ता है वो क्या अख्तियार करते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि आपस में अभी इस पर काफी जबरदस्त मंथन चल रही है। जो मीटिंग का शेड्यूल था 6 बजे से 7 बजे तक का, आप देख रहे हैं 7 बजे से घड़ी 7:30 हो गया। जी प्रखर, जो आप बात कह रहे हैं वही 7:30 के आसपास, लगभग सवा घंटे का टाइम हो गया है और अभी वो मंथन चल रहा है, जवाब आना भी बाकी है क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इस बात को जानकारी हम लोगों को दी गई और बैठक खत्म होने वाली है कुछ देर में। प्रखर, ठीक है, आपके पीछे कुछ हलचल भी नजर आ रही है, मुझे लगता है जल्दी मुझे एक बार फिर आपके पास आना पड़ेगा। बंसल साहब, अभी आपने आर्येंद्र और कुमार आलोक को सुना होगा, आपके हिसाब से रणनीति क्या होना चाहिए? क्या ये आपको लगता है कि ये जो इंडिया अलायंस है सार्थक विपक्षी भूमिका निभाएगा या विध्वंसक विपक्षी भूमिका निभाएगा? आपको क्या लगता है बंसल साहब? नहीं, देखिए, जो अवधेश जी ने कहा, आप संख्या बल के इतर जा नहीं सकते। जो कमी है इंडी गठबंधन के पास वो बहुत ज्यादा है और एक एक विधायक को भी वो, एक एक सांसद को भी वो जोड़ेंगे, तब भी ये एक कठिन एक्सरसाइज है। बीजेपी के लिए ये कठिन एक्सरसाइज नहीं है क्योंकि प्रीपोल अलायंस है और पहले ही उनके पास 292 का नंबर है जबकि 272 चाहिए, तो इसलिए मुझे इसमें कोई संदेह और शंका नहीं लगती। देखिए, ये तो बैठके अपनी एकता के लिए, अपना आरोप प्रत्यारोप के लिए राजनीतिक दल को ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठता। अगर वो अपनी बैठक कर रहे हैं तो मुझे इसमें ऐसा कोई चिंता की बात नहीं लगती या भाजपा के लिए कोई घबराने की बात हो या उनके लिए कोई परेशानी की बात हो, ऐसा कतई आसार नजर नहीं आता। हाँ, ये बात सही है कि जब अपने बूते सरकार बनती है, जैसे 382 थे या 303 थे, 282 और 303 थे, तो स्थिति एक हमारी मजबूत होती है और हम सहयोगी दलों को आवश्यकता न होते हुए भी उनको सरकार में शामिल करते रहे हैं
पर तब हम अपनी इच्छा से उनके हिसाब अब उनको चलाते हैं। जब हमको दूसरों की जरूरत पड़ती है तो ये थोड़ा बहुत लेन देन, किसको क्या मंत्री पद, ये सब चीजें तो गठबंधन की सरकार में स्वाभाविक बात है, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जैसे ये आ रहा है कि कोई लोकसभा अध्यक्ष की बात हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। गठबंधन सरकार आराम से, जब एक बड़ा दल, अटल जी के पास तो 182 का नंबर था, यहाँ तो 240 का नंबर है, कोई संकट नहीं है, मुझे कोई संकट नजर नहीं आता। ये तो कोई मतलब एक तरह की अनावश्यक कवायद है, मैं इसे कहूंगा और कुछ नहीं। पर अभी वो उन्होंने अभी कहा नहीं है, देखे हम उनको इसलिए ब्लेम भी नहीं कर सकते। तो कुछ घटक दल कैसे कह रहे थे जब अपना, अगर आप उद्धव ठाकरे की शिवसेना का बयान सुने तो उनका ये कहना था कि अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना हम तय करते हैं तो हमें एक बार सरकार बनाने की कोशिश करना चाहिए। खैर हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम एक बार बीजेपी के इस जनादेश कार्यक्रम में बीजेपी के जो परफॉर्मेंस रहा है, जिसने कई राज्यों में क्लीन स्वीप कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, वहीं भाजपा ने कई राज्यों में अपने वोट शेयर में भी जबरदस्त सुधार किया है। कैसे, आइए देखते हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी 240 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और एनडीए ने पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 272 सीटों के जादुई आंकड़े को पार कर लिया। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को 292 सीटों पर जीत मिली है, जबकि विपक्षी गठबंधन को 234 सीटों पर जीत मिली। हमारे विरोधी एकजुट होकर भी उतनी सीटें नहीं जीत पाए जितनी इस लोकसभा चुनाव में अकेली बीजेपी ने जीती है। इतना ही नहीं, कई राज्य ऐसे भी हैं जहां बीजेपी अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में कामयाब रही। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, तो गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और कर्नाटक में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में जहां बीजेपी सांसदों की संख्या दोगुनी हो गई, वहीं केरल में पहली बार बीजेपी ने अपना खाता खोला। Modi magic is there, but then I tell you it's a magic of the voters, their decision. Otherwise, I cannot be part of history. I can be part of history with just one vote for a margin. See where they have taken me. It's a laudable level. It's their win. भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में कई राज्यों में अपने वोट शेयर में भी जबरदस्त सुधार किया है। केरल, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पंजाब में भाजपा अपना मत प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रही है। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो आपने अभी से पैकेज में देखा, इस स्टोरी के अंदर देखा कि ठीक है बीजेपी की सीटें कम आई हैं, लेकिन कई राज्यों के अंदर उसका वोटिंग परसेंटेज भी बदला है। अवधेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक बड़ा अजीब सा नैरेटिव चला जा रहा है कि जिस पार्टी की 240 सीटें हैं, मतलब वो उसकी हार मानी जा रही है, और जो पार्टी जिसकी 99 सीटें हैं, मतलब जो तिहाई आंकड़े तक भी नहीं पहुंची है, उसकी जीत बनाने की कोशिश हो रही है। ये मतलब किस तरह की बात नहीं, यही तो सोचने का विषय है कि कांग्रेस किस बात, जो पार्टी डोमिनेंट थी एक समय पूरे भारत में, जिस पार्टी की सरकार जब गई है तब भी उसको 206 सीट थी यूपीए की है, जब वो गई है वो पार्टी 100 तक भी नहीं पहुंचने पर इतना प्रसन्न है, ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे उसको देश की जनता ने विजय दे दिया है। इसका दूसरा पहलू भी देखिए, डायरेक्ट बीजेपी को कहीं भी वो खत्म नहीं कर पाए हैं। माने गुजरात में आपने एक सीट लिया है, राजस्थान में भी बीजेपी अभी डोमिनेंट है आपका है, हरियाणा में आप डायरेक्ट थे डोमिनेंट है, आप कर्नाटक में थे डोमिनेंट है, दिल्ली में तो खैर आप मिलके भी नहीं कर पाए। जो हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमजोरी तो इसका श्रेय समाजवादी पार्टी को जाता है। तेलंगाना जहां पे उनकी सरकार है, वही करे, समाजवादी पार्टी अगर सिर उठाए, वो एक क्षेत्रीय पार्टी है कि उत्तर प्रदेश में उसने परफॉर्म किया है, तो समझ में आता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो
जो प्रदर्शन है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बदौलत है, उसका वो जो साउथ में प्रदर्शन है वो तमिलनाडु में, मतलब आप कह सकते हैं कि परजीवी हैं कांग्रेस। तो ये परजी शब्द नहीं प्रयोग करूंगा, लेकिन कांग्रेस से सोचे कि क्या वाकई राहुल गांधी के नेतृत्व में क्या कांग्रेस इस स्थिति में है कि भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर वो सीधी चुनौती भी दे सके वोट के मामले में? अगर नहीं है तो ये तो उसके लिए चिंता का विषय है भाई। थोड़े बहुत वोट बढ़ गए हैं, कल अगर आपका गठबंधन खत्म हो गया समाजवादी पार्टी से, अगर आपका गठबंधन नहीं रहा तमिलनाडु में, गठबंधन नहीं रहा केरल में, तो आप करेंगे क्या? कई राज्यों में आप अभी भी शून्य है, एक प्रकार से देख लीजिए। अगर तो कांग्रेस के लोगों को इसका मतलब यह है कि पार्टी निश्चित तौर पर अवधेश जी सीटें पार्टी इतने डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन में थी कि हमारे पास मान लीजिए कई करोड़ रुपए हैं, मुझे इस चीज पे 100 रुपए आ गए तो हम कह रहे हैं कि हमारा करोड़ों आ गया। मुझे अवधेश जी इस चीज पे हंसी इसलिए आती है कि ठीक है, जब 1989 में बीजेपी की एकदम 2 से सीटें बढ़कर उनके पूरे इतिहास में कभी उन्हें 89 सीटें नहीं 90 सीटें उनकी आसपास आई थी, अगर वो तब जश्न मनाते हैं तो समझ में आता है कि एक पार्टी जो है जिसकी कभी 50 के ऊपर सीटें नहीं आई, वो अचानक 90 के आसपास पहुंच जाती है तो जश्न मनाएगी। लेकिन वो पार्टी जिसने कभी कभी 400 से ऊपर सीटें इस देश में हासिल की, आज वो 99 सीट पर किसी मतलब जीत की तरह जश्न मना रही है, तो बड़ा ही अजीब है। अब अनिल जी, ये इस चर्चा में थोड़ा सा ये भी हमें बात करना चाहिए कि एक नैरेटिव ये भी बनाया जा रहा है कि भाई ये तो हार है, भले ही आपको एनडीए को गठबंधन मिल गया तो ठीक है, आपको गठबंधन को जो है आपको बहुमत मिल गया तो ठीक है, लेकिन चूंकि सरकार बनाने की कोशिश हम भी कर लेते हैं, तो आपको लगता नहीं है कि इस तरह की कोशिश करना, जबकि आगे प्री पोल अलायंस में आपको किसी भी तरह से बहुमत नहीं मिला है, और फिर एक अंदर खाने के अंदर कोशिश शुरू कर देना, हालांकि स्पष्ट रूप से कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन ये कोशिश करना, इसे लेकर अनिल जी आप क्या कहेंगे, खासकर वो लोग जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे थे कुछ दिन पहले तक? तो आपने कहा हार, देखिए चुनाव में सीटें घटती बढ़ती रहती हैं जी। हार हम तब मानते हैं जब गठबंधन को बहुमत न मिलता, या तो भाजपा अकेले लड़ती और प्री पोल कोई अलायंस ना होता तो हम उसको कहते कि भाजपा हार गई, वो 272 से नीचे रह गई। जब वो एनडीए में अलायंस में लड़े हैं और उन्होंने सीटें दी हैं दूसरे दलों को, 543 तो नहीं लड़े, 400 से 450 के आसपास सीटें बीजेपी लड़ी है, तो गठबंधन करके लड़ी है, तो वो गठबंधन है, गठबंधन को मेजोरिटी मिली या नहीं मिली ये तय होगा। गठबंधन को अच्छी कंफर्टेबल मेजोरिटी मिली तो वो तो बहुमत का सवाल या हार जीत का समाप्त हो गया। जो आपने कहा कि कांग्रेस जो है वो कोशिश कर रही है, ये सब मुझे लगता है राजनीति में ये सब थोड़ा बहुत एक तरह का चुहलबाजी है, और इससे ज्यादा की कोई बात नहीं है। और अच्छा, हमको भी बातचीत करने का मौका मिल जाता है इस बहाने इस तरह के पहले तो यही तय नहीं कर पाएंगे ना नेता कौन होगा। सबसे पहले तो ये महत्वपूर्ण बात है कि हर दल का नेता कहेगा कि हमको पीएम बनाओ, कि कौन कौन पीएम बनेगा। जैसे प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार के दौरान कहते थे कि या तो आप अंडरस्टैंडिंग करेंगे 3-3 महीने का प्रधानमंत्री होगा, इस तरह की कोई बात करेंगे, तो ये जो दुविधा है, नंबर बहुत कम है, 240 की पार्टी लीड कर रही है और 99 की पार्टी लीड करे, ये असंभव जैसा लगता है। ठीक इसमें पहले तो है कि अभी जी जगदीश जी, क्या INDIA सरकार बनाने का दावा पेश करती है कि हम भी सरकार बनाएंगे, वो पहले तो इस पर निर्भर करेगा। सेकेंड ये है कि अनिल जी आजकल रिपोर्टिंग में नहीं है, जब आप एक बार घूम आइए अपनी गाड़ी से तो लोग फीड कर रहे हैं कान में, कह रहे नीतीश तो तुरंत आने वाले हैं, चंद्रबाबू नायडू से यहाँ बात हो गई है, फलाने से बात हो गई है। पत्रकारों को चंद्रबाबू नायडू का मैं रोक रहा हूँ यहाँ पर, और इस विषय पर बहुत अच्छा विषय आपने उठा दिया अवधेश जी, बहुत अच्छा विषय, इस विषय पर मैं चर्चा करना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले लेना चाहूंगा एक छोटा सा ब्रेक। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। मैं कैप्टन होता ना, ओपन कराता। अब हर कोई ओपन करेगा तो मैच कौन क्लोज करेगा? तो भाई साहब, कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप?
पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। तो जनादेश में एक बार फिर आपका स्वागत है और हम बात कर रहे हैं कि चुनावी नतीजों के बाद जो आज दिन भर बैठकों का दौर चल रहा है और इंडिया अलायंस की भी इस वक्त एक महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है और इसको लेकर क्या मौजूदा राजनीतिक हाल है, इस पर मेरे साथ मेहमान भी हैं, खास मेहमान भी हैं और इसके अलावा हमारे साथ 2 रिपोर्टर भी जुड़े हुए हैं। आर्यन और आलोक मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास के बाहर से, जहाँ पर इंडिया अलायंस की बैठक चल रही है। वहीं विजय चौक से मेरे साथ हैं राजेश। अभी तक जो खबरें आ रही थी उसके अंदर बार बार ये कुछ मीडिया हाउस ने रिपोर्ट करी हैं कि बड़ी तगड़ी बार्गेनिंग जो है वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के तरफ से की गई। इसे लेकर कुछ खबर है आपके पास? देखिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के बारे में सुबह से ही लगातार ये खबरें आ रही थी कि वो पाला बदल सकते हैं। उनका जो है, चूंकि वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की फ्लाइट दोनों की एक ही थी, लिहाजा अफवाहों का जो बाजार था वो गर्म था। लेकिन जब ये दोनों एनडीए की बैठक में शामिल हो गए तो बैठक में शामिल होने के बाद इस पर पर्दा जो है वो ऊपर उठ गया और दोनों नेताओं की सौहार्दपूर्ण मुलाकात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई है। मुस्कुराती हुई तस्वीर भी नीतीश कुमार की जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही थी और चंद्रबाबू नायडू भी सौहार्दपूर्ण वातावरण में एनडीए की बैठक में नजर आ रहे थे। तो ऐसे में इस तरह के जो कयासों के बाजार हैं या जो फिर इस तरह की अफवाहों के बाजार हम कह सकते हैं, वो तब तक गर्म रहेंगे जब तक कि शपथ ग्रहण नहीं हो जाता है और फाइनली संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी चुन लिए जाते हैं और सरकार बनाने का दावा पेश हो जाता है। उसके बाद ही इस तरह की जो अफवाह है उस पर से पटाक्षेप हो पाएगा। बहरहाल एनडीए में सब कुछ जो है वो ठीक ठाक नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इंडिया गठबंधन की जो बैठक चल रही है उस बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है। क्या वो सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं या फिर विपक्ष में बैठने का फैसला करते हैं। इस पर तमाम लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। ठीक, अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो चंद्रबाबू नायडू है, निश्चित तौर पर आपने उनके बारे में जब बात की तो आपने कहा कि बहुत ही सुलझे हुए नेता है। आईटी में उन्होंने किस तरह से हैदराबाद को आगे बढ़ाया, आईटी की एक तरह से राजधानी बना दिया, वो हम सबने देखा है, इतिहास उसका गवाह है। लेकिन उनके साथ एक खासियत है कि वो बहुत ज़बरदस्त बार्गेनिंग करते हैं। अगर हम पिछली बार अगर हम NDA 1 की बात करें, अटल जी के युग की बात करें, तो उस समय ठीक है 16 से ज़्यादा सांसद थे, लेकिन तब भी वो GMC बाल योगी को लोकसभा अध्यक्ष बनाने में कामयाब हो गए। तो लोकसभा अध्यक्ष सीट पर उन्होंने बार्गेनिंग कर दी थी। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? उनकी बार्गेनिंग जो पोजीशन है उसको लेकर आपका क्या सोच है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि थोड़ा हम लोग अति कर देते हैं इसमें। मैंने कहा कि वो व्यवहार में बहुत डिसेंट आदमी है। बाकी उनकी राजनीति को लेकर हम लोग बहुत सारी टिप्पणियां करते हैं, उस पर मैंने कोई टिप्पणी नहीं की है। देखिए, इस समय ना ये बहुत सामान्य सी बात है कि जब एनडीए की बैठक के लिए आमंत्रण होता है तो इतना इनडिसेंट बिहेव कोई नेता नहीं करेगा कि नहीं हम पहले से तय कर लीजिए कि हमको पहले आप अध्यक्ष पद दे दीजिए, मंत्री दे दीजिए, तभी हम बैठक में आएंगे। ये दिल्ली में जो एक लुटियन मीडिया गैंग है ना, ये लुटियन मीडिया गैंग और आजकल जो यूट्यूब पर ले लेके चला रहे हैं ना, इन्होंने तो ये भी खबर उड़ा दिया ना कि शरद पवार की तो नीतीश कुमार से बात भी हो गई है। शरद पवार को कहना पड़ा कि मेरी कोई बात नहीं हुई। गोपाल जो विशेष विमान से वो सारे जो है वो सारे मतलब नेता स्पष्ट, लेकिन यही लोग आगे बढ़े हुए हैं कि राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होने वाला है। राहुल गांधी अब बीजेपी हार गई है। अब चंद्रबाबू नायडू ने तो ये मांग कर दिया मुझे मेरी जानकारी में अभी तक किसके कितने मंत्रिमंडल होंगे, कौन पद लेगा, इस पर किसी नेता ने कोई बात नहीं की है। हम लोगों की भी सोर्स है। ये बात अब बैठक में होगी। जब बैठक होगा कि सरकार गठित करना है तो यह स्वाभाविक है कि जो भी पार्टी होगी वो चाहेगी कि सरकार में हमको ज्यादा से ज्यादा हिस्सा मिले। लेकिन इस समय की परिस्थिति में अभी भी बीजेपी, आपको लगता है कि अभी जो मंत्रिमंडल में किसको कितनी जगह मिलना चाहिए, ये कहना जल्दीबाजी होगी? जल्दीबाजी वो बात की बात है, इस पर कोई बात हुई नहीं है। अब इसके बाद शुरू होगी इस पर बात। ठीक, तो मुझे लेना होगा अभी एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला। क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो
अपना समझ के खा लियो। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। तो एक बार ब्रेक के बाद एक बार फिर जनादेश में आपका स्वागत है। और हम जनादेश में ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे अपने खास मेहमानों के साथ। इन सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चर्चा करते हैं कि चुनावी नतीजों में जो नतीजे आए इनमें लगभग 75 महिलाएं प्रत्याशियों ने लोकसभा में के चुनावों में जीत हासिल की। और किन किन सांसदों ने 5 बार से अधिक, खासकर महिला सांसदों ने जीत हासिल करी है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट पर। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने 292 सीटें जीतकर लगातार तीसरी बार बहुमत के आंकड़े को हासिल कर लिया है। हालांकि पिछली 2 बार की तरह इस बार भाजपा अपने दम पर बहुमत जुटाने पर नाकाम रही, लेकिन फिर भी उसने सबसे ज्यादा 233 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ने 234 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस बीच इस चुनाव से जुड़े कुछ अहम और रोचक तथ्यों पर नजर डालें तो इस बार के लोकसभा चुनाव में 797 महिला प्रत्याशियों में से लगभग 75 महिला उम्मीदवार चुनाव जीती हैं। अगर बात करें जीतने वाली कुछ प्रमुख उम्मीदवारों की, तो उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट से अपना दल की अनुप्रिया पटेल चुनाव जीत गई हैं। हेमा मालिनी भी लगातार तीसरी बार मथुरा से सांसद बनी हैं। वहीं एनसीपी की सुप्रिया सुले भी लगातार चौथी बार बारामती सीट से सांसद चुनी गयी। समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव ने भी मैनपुरी सीट पर जीत दर्ज की। टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने भी कृष्णानगर में जीत दर्ज की। इसके अलावा कांग्रेस की शैलजा ने सिरसा से जीत हासिल की। वहीं हरसिमरत कौर बादल का बठिंडा से चुनाव जीतने का सिलसिला जारी है। साथ ही बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से राष्ट्रीय जनता दल की मीसा भारती ने जीत दर्ज की। तमिलनाडु की थूथुकुडी से डीएमके की कनिमोझी करुणानिधि ने जीत दर्ज की। इसके अलावा कंगना रनौत ने भी हिमाचल की मंडी सीट से जीत दर्ज की है। बासुरी स्वराज ने भी नई दिल्ली लोकसभा सीट से जीत हासिल की। इसके अलावा लगातार 5 बार से अधिक जीतने वाले सांसदों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से भाजपा के वीरेंद्र कुमार ने संसदीय चुनावों में लगातार 8वीं जीत हासिल की। दूसरी तरफ कर्नाटक के बीजापुर से भाजपा के रमेश चंदप्पा जिगा जिंगी लगातार 7वीं बार सांसद बने। वहीं ओडिशा की कटक सीट से भाजपा के टिकट पर भर्तृहरि महताब ने लगातार 7वीं जीत हासिल की। वहीं भाजपा के मनसुख भाई वसावा ने लगातार 7वीं जीत हासिल की है। भाजपा के ही श्रीपद यसो नाइक ने उत्तर गोवा सीट से लगातार 6ठी बार जीत हासिल की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार 5वीं बार जीतकर संसद पहुंचे हैं। वहीं भाजपा के ही अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर से लगातार 5वीं जीत हासिल की है। गुड़गांव सीट से भाजपा के राव इंद्रजीत सिंह ने लगातार 5वीं जीत हासिल की, जबकि कर्नाटक के धारवाड़ से भाजपा के प्रहलाद जोशी ने लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की है। हैदराबाद से एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने लगातार 5वीं जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान की झालवाड़ लोकसभा सीट से भाजपा के दुष्यंत सिंह लगातार 5वीं बार संसद पहुंचे हैं। जबकि मध्य प्रदेश की सतना सीट से भाजपा के गणेश सिंह भी लगातार 5वीं बार सांसद चुने गए हैं। वहीं कर्नाटक की बागलकोट सीट से भाजपा के पीसी गड्डीगौडर ने लगातार 5वीं बार जीत हासिल की है। इसके अलावा अगर बात की जाए सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले उम्मीदवारों की, तो उसमें शंकर लालवानी पहले स्थान पर आते हैं। शंकर लालवानी ने इंदौर लोकसभा सीट पर अपने प्रतिद्वंदी को 11,75,092 वोटों से शिकस्त दी। इसके बाद कांग्रेस के रकीबुल हुसैन का नाम आता है, जिन्होंने असम के धुबरी संसदीय क्षेत्र से 10,12,000 के अंतर से जीत दर्ज की। अगर नजर डालें उन उम्मीदवारों पर जिन्होंने सबसे कम मतों के अंतर से जीत दर्ज की है, तो इसमें पहला नाम आता है शिवसेना के रविंद्र दाताराम वायकर का, जिन्होंने मुंबई उत्तर पश्चिम सीट पर मात्र 48 मतों के अंतर से जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस के अडूर प्रकाश ने केरल की अटिंगल सीट से 684 मतों से जीत दर्ज की है। बता दें कि देश में 7 चरणों में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ था, जिसके नतीजे 4 जून को आने के बाद सभी सियासी दल एक्टिव मोड में नजर आते दिख रहे हैं। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। हमारे इस खास चुनावी कार्यक्रम जनादेश में इतना ही। देखते रहिए डीडी न्यूज।
जनादेश के प्रायोजक थे MDH, बढ़िया है, शुद्ध है। MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच। MDH गैलेंट एडवांस रबर, निर्माण का रियल हीरो। और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।